बैक्टीरियोफेज। ये एंजाइम क्या काम करता था? ये बैक्टीरियोफेज से एंजाइम को प्रोटेक्ट करता था। Restriction enzyme are described in preceding section 1969. Herbert Boyer isolated restriction enzyme E. coli R1. हर्बर्ट और बॉयर ने जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेटेड किया था उसका नाम क्या था? इको R1। कहाँ से आइसोलेट किया था? इकोलाई से आइसोलेट किया था। क्या काम करता था? क्लीवेज द डीएनए बिटवीन G and A. G means guanine, A means क्या? Adenine. In the base sequence GAATTC, guanine, adenine, thymine, cytosine. जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो, इसमें क्लीवेज होने के बाद ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन को क्लीवेज जब इको R1 को दिया गया तो इसने ब्रेक कर दिया ग्वानिन और एडेनिन को। ठीक है, हिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ क्लियर कर चुकी थी। ओके, रिकॉम्बिनेंस डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले रिकॉम्बिनेंस डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स एंड टेक्निक्स भी हैं जो आप लोगों के सिलेबस में है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो टूल्स और टेक्निक्स का है। टूल्स में कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है डीएनए टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। ठीक है, टेक्निक्स, किस किस टेक्निक्स के थ्रू हम डीएनए टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन होती है, बॉम्बार्डमेंट होती है, ठीक है, प्लाज्मिड के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं, वेक्टर्स के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं, तो वो हो गई टेक्निक्स। और कौन कौन से टूल्स होते हैं? लाइक दैट एंजाइम में इको R1 एंजाइम मैंने अभी आपको बताया है। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज के साथ भी अगर हम इसे अटैच करते हैं तो भी ये एज अ टूल काम करता है। तो टूल्स एंड टेक्निक्स दो टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में प्रेजेंट है। लेकिन इसके साथ साथ एक ओवरव्यू भी हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को किस बिहाफ पे हम टिश्यू कल्चर बिहाफ पे इन विट्रो लैब कंडीशन में हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, देयर आर सम स्टेप्स, जैसे सेल कल्चर ऑफ सेल विद रिक्वायर्ड डीएनए सीक्वेंस। अगर हम सेल कल्चर कर रहे हैं किसी भी सेल का तो सबसे पहले हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? डीएनए के सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो हम सेल कल्चर कर पाएंगे, तभी तो उसका कोई बेनिफिट होगा। और डीएनए सीक्वेंस कहाँ से मिलेगा? डीएनए सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड थ्रू टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू हमने डीएनए सीक्वेंस लिया। स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज सेलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक बैक्टीरियम। स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट होती है जो हम स्पेसिफिक बैक्टीरियम से सेलेक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक टूल की तरह काम करता है। ठीक है, टूल की तरह, यानी कि टेक्निक्स मतलब कौन से प्रोसीजर के थ्रू कर रहे हैं, टूल्स किस किस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एज अ टूल की तरह काम कर रहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द स्पेसिफिक डीएनए। डिजायर डीएनए, जो डीएनए हमें चाहिए उसे स्पेसिफिक साइट से कट करने का काम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द स्पेसिफिक डीएनए एट द टू एंड which become the restriction fragment, जो कि एक restriction fragment की तरह काम करता है। दो एंड के बीच में कट लगाएगा restriction endonuclease। same restriction endonuclease cut a matching DNA sequence from a plasmid। जैसे ही डीएनए, जो डीएनए हमें चाहिए वहां पे वो डीएनए कट लगाता है, वैसे ही सेम जहां पे हमें इंसर्ट करना है वहां भी एक स्पेसिफिक फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैचिंग डीएनए सीक्वेंस को प्लाज्मिड से कट करता है। ओके, आफ्टर दैट लाइगेज एंजाइम का भाई कट लगा दिया, कट किसने लगाया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। उसके बाद किसका काम होगा? लाइगेज का, यानी कि चिपकाने का। लाइगेज एंजाइम विच एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर फेविक्विक की तरह काम करता है। कौन? लाइगेज एंजाइम चिपकाने का काम करता है। तो लाइगेज एंजाइम
which act as a molecular glue join the restriction fragment. जो restriction जो desirement fragment हमें चाहिए था, उस desirement fragment को specific प्लाज्मिड में इंसर्ट करने का काम, इंसर्ट तो कर दिया लेकिन उसे ज्वाइन करने का काम कौन करेगा, उसे जोड़ने का काम करेगा लाइगेज एंजाइम. तो लाइगेज एंजाइम विच एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू जॉइन द रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इन अ प्लेस वेकेटेड बाय द कट डीएनए सेगमेंट ऑफ द प्लाज्मिड. कहाँ पे जोड़ने का काम करेगा, वहां पे जहां से हमने प्लाज्मिड से उस डिजायरेबल डीएनए के सेगमेंट को कट करके बाहर निकाला है. तो एक ओवरऑल व्यू देखते हैं हमने क्या काम किया. एक डीएनए का फ्रेगमेंट है हमारे पास, बाहर वाले प्लांट के डीएनए का सेगमेंट, ठीक है. वो डीएनए का सेगमेंट हमें अगर कोई क्रॉप तैयार करनी है उसमें इंसर्ट करना है. तो सबसे पहले तो जो बाहर वाला प्लांट है जो जिसका डीएनए हमें इंसर्ट करना है, तो वहां के डीएनए को कट करेंगे. कट किसके थ्रू करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू हम कट करेंगे. कट कर लिया. कट करने के बाद साथ ही जिस प्लांट में हमें इंसर्ट करना है वहां के डीएनए को भी हम कट करेंगे, क्योंकि जब वो ओल्ड डीएनए निकलेगा तभी न्यू डीएनए वहां पे आके इंसर्ट होगा. ठीक है. तो इंसर्ट हो गया. इंसर्ट होने के बाद अब उसे अब एज इट इज पड़ा हुआ है, लेकिन एक कुछ और उसे जोड़ने के लिए भी चाहिए ना, तो लाइगेज एंजाइम आएगा. लाइगेज एंजाइम जो बाहर का फॉरिजन डीएनए आया है और जिस सेल के अंदर आया है वहां पे लाइगेज करने का काम कर देगा, जोड़ने का काम कर देगा. ठीक है. प्लाज्मिड डीएनए. प्लाज्मिड डीएनए के पास अब बाहर का डीएनए हो गया. प्लाज्मिड डीएनए नाउ कंटेन फॉरिजन डीएनए एंड इट्स डीएनए इज कॉल्ड recombinant DNA. Okay, plasmid DNA now contain foreign DNA and its DNA is called recombinant DNA. तो recombinant DNA कौन सा DNA हुआ, वो प्लाज्मिड DNA जिसके पास बाहर का DNA प्रेजेंट है, उस डीएनए मॉलिक्यूल को रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बोलते हैं. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए which have foreign DNA is called as recombinant DNA molecule. Plasmid contain recombinant DNA. जो recombinant plasmid होता है उसके पास recombinant DNA होता है. Are now inserted in a host cell. Example E. coli. अगर हम इसे E. coli में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये उसका एग्जाम्पल है. By the way, इसे प्लांट सेल में भी हम इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है. इट इज कॉमनली डन बाय द प्रोसेस. ये एक प्रोसेस इन्होंने दिया है, इलेक्ट्रोपोरेशन. इलेक्ट्रोपोरेशन जो ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि ये एक ही प्रोसेस है जिसके थ्रू डीएनए इंसर्ट हो रहा है, दैट इज द ओनली वन प्रोसेस. ओके. इलेक्ट्रोपोरेशन एक प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस दैट मीन्स क्या, टेक्निक्स. इलेक्ट्रोपोरेशन एक टेक्निक्स है. दूसरी टेक्निक्स होती है बम्बार्डमेंट. ठीक है. बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं इसी हिसाब से, इलेक्ट्रोपोरेशन, बम्बार्डमेंट एंड प्लाज्मिड के डायरेक्टली वेक्टर्स के थ्रू भी इंसर्ट करते हैं, डायरेक्ट भी इंसर्ट करते हैं, विदाउट वेक्टर्स भी इंसर्ट करते हैं. तो ये बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो फॉरेजन डीएनए को हम प्लांट्स के अंदर या डिजायरेबल ट्रेट पाने के लिए हम इंसर्ट करते हैं. ठीक है. तो इट इज कॉमनली डन बाय अ प्रोसेस called electroporation, in which transient temporary pore are created in the cell membrane of the host by uptake of foreign DNA molecule, and host bacterium divided to give multiple copies of recombinant DNA. जो इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू क्या होगा कि जो टेम्परेरी पोर क्रिएट हुआ है सेल मेम्ब्रेन में, जो बाहर के डीएनए मॉलिक्यूल के थ्रू एक टेम्परेरी पोर क्रिएट हुआ है, होस्ट बैक्टीरियम वहां पे डिवाइडेशन करेगी और डिवाइडेशन करके मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स के बनाएगी, विच में बी प्रिजर्व्ड इन अ डीएनए लाइब्रेरी, जिसे हम डीएनए लाइब्रेरी में भी रख सकते हैं, जहां पे हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी बोलते हैं. डीएनए लाइब्रेरी में क्या होता है, डीएनए को प्रिजर्व रखा जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी, जिसे हम जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी भी कहते हैं. क्योंकि फर्दर आगे आने वाले टाइम में अगर हमें कोई भी डिजायरेबल ट्रेट चाहिए, कोई भी डिजायरेबल जीन चाहिए किसी प्लांट के अंदर, तो उस जीन को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उसे बोलते हैं जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी. ये एक फिगर आप लोगों के सामने आ रहा है.
ठीक है, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये जस्ट मैं आपको एक आउटर व्यू दे रही हूँ फिलहाल। तो जब अभी हम टूल्स और टेक्निक्स पढ़ेंगे, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, जब टूल्स और टेक्निक्स पढ़ेंगे तब आपको ये स्लाइड्स वहाँ पे बहुत अच्छे से काम आएगी, और हो सकता है कि आपको ये बैक लेक्चर भी एक बार देखना पड़े, ठीक है ना। तो ये अभी क्योंकि अभी आपका ये फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर है, तो इसमें आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा जब तक आप टूल्स और टेक्निक्स नहीं पढ़ोगे। तो ये जस्ट एक प्रोसेस है, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। ओके, तो राउंड सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर, तो वो हो गया प्लाज्मिड वेक्टर यानी कि क्लोनिंग वेक्टर। एक होता है जीन ट्रांसफर विद वेक्टर, एक होता है जीन ट्रांसफर विदाउट वेक्टर। तो ये है जीन ट्रांसफर विद वेक्टर, ठीक है, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो ये हो गया प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर कट विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कट करने का काम कौन कर रहा था, मैंने अभी आपको क्या बताया, कट करने का काम कौन कर रहा था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने जो डिजायरेबल जीन चाहिए था वहां से डिजायरेबल जीन को उसने कट किया, ठीक है। नीचे आप देख पा रहे हो फ्लोरेसेंट डीएनए लाइगेट जॉइंट विद प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए। फ्लोरेसेंट डीएनए लाइगेट जॉइंट विद प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए। एक हमने डिजायरेबल जीन ले लिया, इधर आप सनफ्लावर देख पा रहे हो, सन आइसोलेशन ऑफ अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, यहाँ से भी हमने डीएनए के फ्रेगमेंट को आइसोलेट किया जिसके अंदर जीन प्रेजेंट है फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, किसी भी प्लांट्स, यानी कि ये सनफ्लावर है, वहां से हमने ले लिया। तो इस फ्लोरेसेंट डीएनए को, वेक्टर के डीएनए को फ्लोरेसेंट डीएनए कैरिंग जीन के साथ हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इसका बना दिया। जहां से वो प्लाज्मिड कट हुआ है वहां पे जो प्लांट का डीएनए है उसे उसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। जैसे ही उसे उसके साथ अटैच किया तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, साथ में बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी उसके अंदर प्रेजेंट है। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम किस चीज का है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्लाज्मिड वेक्टर का है, ठीक है। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो प्लांट्स के जीन के साथ मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा। Mobilization of recombinant plasmid DNA into host organism like E. coli by transformation process के थ्रू, ठीक है। जैसे ही recombinant DNA एक होगा तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बननी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मल्टीपल कॉपीज बनेगी तो डिजायरेबल ट्रेट हमें मिल जाएगा। मल्टीप्लीकेशन, क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग सेल डिवीजन, सेल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये स्टेप्स होते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इनके लिए कुछ टूल्स और टेक्निक्स होती हैं। टूल्स और टेक्निक्स में, टूल्स में जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, सपोज इकोलाई R1 और भी बहुत से टूल्स हैं, जैसे कि लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम में भी बहुत सारे टाइप्स के लाइगेज एंजाइम हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी। एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आता है एप्लीकेशन, अगर ये आपको 5 मार्क्स में आता है एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस में क्या क्या है, द टेक्निक्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट कैन बी यूज्ड एज फॉलोज। जो टेक्निक्स होती हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, उसे हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज एल्यूसिडेटेड मॉलिक्यूल इवेंट इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड एजिंग। मॉलिक्यूल को चेंज करने में हम उसका यूज कर सकते हैं, सेलुलर डिफरेंशिएशन में हम उसका यूज कर सकते हैं, और अगर किसी प्लांट की का एज फैक्टर है तो उसे कम करने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड इन मेकिंग जीन मैप एंड प्रिसीजन। इसका जीन को जीन मैपिंग में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू स्पेल आउट कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं उन्हें रीड करने में इजीली होता है, वेरियस ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। This technique useful chemical compounds can be produced cheaply and efficiently. ये टेक्निक्स है तो बहुत ज़्यादा यूजफुल, लेकिन ये यूजफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा महंगी भी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो वैक्सीन तैयार की गई है हेपेटाइटिस बी की, वो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू तैयार की गई है। और
टेक्निक इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज में सबसे ज्यादा यूज है, प्राइवेट सेक्टर्स में सबसे ज्यादा यूज है, क्योंकि इसके इक्विपमेंट सबसे ज्यादा कॉस्टली आते हैं. स्पेसिफिक जीन टू डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम आर लोकलाइज्ड बाय द टेक्निक्स एंड दस टू डिफाइन अ मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम. ह्यूमन जीनोम को डिफाइन करने में ये यूजफुल होती है. इट इज ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन इन द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन डिजीज. ह्यूमन डिजीज को डायग्नोज करने में ये हेल्पफुल होती है. सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन एंड इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन आर टू टेक्निक यूज्ड टू accomplish this. सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन और इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन में भी इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज होता है. हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं. हाइब्रिडाइजेशन द सिमिलर एंड मोर डायरेक्ट procedure, a radioactive probe is added to a metaphase spread of chromosome on a glass slide. हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, एक ग्लास स्लाइड पे जो मेटाफेज सिचुएशन में जो क्रोमोसोम होते हैं वो रेडियो एक्टिव प्रोब की सहायता से वो क्रोमोसोम स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं. द एग्जैक्ट एरिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज लोकलाइजिंग बाय लेयरिंग फोटोग्राफ ओवर द स्लाइड. तो जो क्रोमोसोम का की लोकेशन होती है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू वो क्लियर होती है. आफ्टर एक्सपोजर लाइन अप द ग्रेन विद सम हिस्टोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है. सम ऑफ द ह्यूमन जीन आर लोकलाइज्ड बाय दिस टेक्निक. कुछ ह्यूमन जीन का भी इस टेक्निक्स के थ्रू पता चलता है. जीन दैट कोड फॉर प्रोटीन्स with similar function can be located on the separate chromosome. जो जीन प्रोटीन्स के साथ कोड होते हैं और सिमिलर फंक्शन करते हैं, समटाइम हम उन्हें नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी और टेक्निक से, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल से हम सेपरेट क्रोमोसोम पर कौन सा जीन किस प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है वो भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं. Gene that form a part of family can also be separate chromosome. वो जीन जैसे सपोज करो पूरी एक फैमिली है, एक फैमिली में एक पर्सन को शुगर हो गया, उसका अगर बैकग्राउंड देखा गया तो उसके बैकग्राउंड में किसी को भी शुगर नहीं था, ठीक है. और वो जैसे ही उसे शुगर हुआ, शुगर के अगर उसे हमें डायग्नोज करना है, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना है, तो जो जीन उनकी फैमिली में नहीं मिल पा रहा है, जो उनके एंसेस्टर्स में भी नहीं था, सेपरेटली उस क्रोमोसोम का भी आइडेंटिफिकेशन हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का यूज एज अ ग्रोथ हार्मोन भी होता है. द जीन इन्वॉल्व इन मेनी हेरिडिटरी डिसऑर्डर. बहुत सारे जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर होते हैं उन्हें जानने में इसका यूज होता है. एंड इंक्लूडिंग जैसे कि एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड कंडीशन आर रियली लोकेटेड एट स्पेसिफिक साइट. दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल. तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा अभी, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किस टाइप से प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है. दिस टेक्निक हैज टू प्रोमिनेंट मेरिट्स. इसके लिए 2 मेरिट्स हैं इसके पास. इट कैन सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय कन्वेंशियल प्योरिफिकेशन मेथड. ये लार्ज अमाउंट में मटेरियल को सप्लाई कर सकती है जो कि कन्वेंशनली अगर जनरली देखा जाए तो वो प्यूरिफिकेशन मेथड मतलब नहीं है. इट कैन प्रोवाइड ह्यूमन मटेरियल प्रोवाइड करती है, लाइक दैट इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, जिसके थ्रू मैंने अभी इंसुलिन शुगर का एग्जांपल आपको बताया था. किसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसका पता ये इजीली लगा सकती है, वो इजीली डायग्नोज हो सकती है. ऑल्दो द प्राइमरी एम टू सप्लाई प्रोडक्ट जनरली प्रोटीन्स फॉर ट्रीटमेंट like that insulin and diagnosis यानी कि AIDS test of human and other animal diseases and for disease prevention में भी इसका यूज होता है. There are other real and potential commercial application especially in agriculture. Okay, सबसे पहले यहाँ ये स्लाइड अभी आपकी कंप्लीट हो गई है. दैट इज द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अगर टूल्स की बात करें तो सबसे पहले एंजाइम्स, जो मैंने अभी आपको बताया था. टूल्स मतलब किस किस के थ्रू हम उस प्रोसेस को कर पा रहे हैं, किस किस की हेल्प के थ्रू हम
रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर टूल्स में बात करते हैं तो एंजाइम, एंजाइम भी कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या काम करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम? कट करने का काम करता है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एक्सो यानी कि बाहर की साइड अगर न्यूक्लियस करना होगा तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम ये भी कट करने का काम करता है। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज यानी कि जोड़ने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज, क्या वर्क है डीएनए पॉलीमरेज का? डीएनए पॉलीमरेज के बाद सबसे पहले हम एंजाइम्स के बारे में ही बात करते हैं। एंजाइम में द नंबर ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम आर यूटिलाइज्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंजाइमोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइमोलॉजी यानी कि जो एंजाइम से रिलेटेड है जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसे एंजाइमोलॉजी बोल दिया। द एंजाइमोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ एंजाइम, लाइक दैट point number 1, restriction endonuclease. Restriction endonuclease, these enzymes serve as important tools to cut DNA molecule at a specific site, which is basic need for recombinant DNA technology. Basic need क्यों बोला? क्योंकि recombinant DNA technology में अगर हम डिजायरेबल डीएनए मॉलिक्यूल को कट नहीं करेंगे तो हमें डिजायरेबल डीएनए मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। और डिजायरेबल डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा कब? जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से उसे प्रॉपर वे में कट करेंगे, तब हमें डिजायरेबल डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा। तो दीज एंजाइम्स सर्व एज इंपॉर्टेंट टूल्स। कैसे काम कर रहा है ये? एक इंपॉर्टेंट टूल्स की तरह काम कर रहा है। टू कट द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने के लिए एट अ स्पेसिफिक साइट, जहां से कट करना है वहां से, इसलिए बोला गया है इसे स्पेसिफिक साइट, विच इज द बेसिक नीड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए एक बेसिक नीड है। There are the enzyme that produce internal cut यानी कि क्लीवेज, इंटरनल कट लगाता है यानी कि क्लीवेज करता है in the strand of DNA only within the near some specific site। कौन सी साइट पे कट लगाएगा? जो रिकॉन्गिनेशन साइट होगी या रिकॉन्गिनेशन सीक्वेंस होंगे या रिस्ट्रिक्शन साइट होगी टारगेट साइट के लिए। मतलब डीएनए मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर उसी साइट पे कट लगाएगा जो डीएनए मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा जाने के लिए प्लाज्मा होस्ट में, उसी पर्टिकुलर साइट पे वो कट लगाएगा। सच रिकॉन्गिनेशन सीक्वेंस आर स्पेसिफिक फॉर ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो रिकॉन्गिनेशन सीक्वेंस होते हैं जहाँ पे कट लगाना होता है वो स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर फर्स्ट नेसेसरी फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय अर्बर, W. अर्बर इन द ईयर 1962। W. अर्बर के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1962 में इस एंजाइम को रिपोर्टेड बाय यानी कि आइडेंटिफाई किया। कौन से ईयर में? 1962 में। अंडरलाइन कर लेना इस चीज को, किस साइंटिस्ट के थ्रू हुआ इसे भी अंडरलाइन कर लेना। He found that when the DNA of a phage was introduced into a host bacterium, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जब जो डीएनए होता है जब उसे होस्ट बैक्टीरियम में इंसर्ट किया जाता है, इट वाज फ्रेगमेंटेड इनटू अ स्मॉल पीसेस। तो वो एक स्मॉल पीसेस में फ्रेगमेंटेड यानी कि उसके जो पीसेस होते हैं स्मॉल पीसेस में फ्रेगमेंटेड हो जाता है यानी कि बिखर जाता है, टूट जाता है। दिस लेड हिम टू पोस्टुलेट द प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रेजेंसी की वजह से ऐसा हुआ। The first true restriction endonuclease was isolated in 1970। जो ट्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जो पर्टिकुलर आज की डेट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है वो 1970 में आइसोलेट हुआ। कहाँ से आइसोलेट हुआ? फ्रॉम द बैक्टीरियम इकोलाई।
इकोलाई से आइसोलेट हुआ, किसके थ्रू आइसोलेट हुआ, मेसल्सन एंड युआन, मेसल्सन एंड युआन के थ्रू आइसोलेट हुआ, ठीक है।